हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट 2 क्लास में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। अब पीएच वाला ही हम एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, यहाँ से हमें रीड करना है। इससे पहले का हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। तो यहाँ से है पहले हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। हमारा जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, जो बेसिक सोल्यूशन होता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। बस एक बार हमें रीडिंग करना है ताकि कुछ भी हमसे छूट ना जाए। ओके, we know how acid base indicators can be used to distinguish between acid and base। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें एसिड और बेस के बारे में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर की हेल्प से एसिडिक में दूसरा कलर आता है और अगर किसी भी सब्सटेंस का बेसिक नेचर होगा तो उसका दूसरा कलर आएगा। ठीक है, यही देखा था हमने। तो उसके बाद क्या है, वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शंस अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और OH आयन्स इन द सोल्यूशन। H आयन्स का डिक्रीज होना या फिर OH आयन्स का इंक्रीज होना, ये क्या बताता है? H आयन्स बेसिकली हमें एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताता है। जितना ज्यादा H+ आयन्स रिलीज होगा वो उतना अच्छा एसिड नेचर का होगा। जितना ज्यादा OH होगा वो उतना अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। We can quantitatively find the amount of these ions present in a solution. We can judge how strong a given acid or a base। हम H आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना एसिडिक है और कोई भी बेस कितना बेसिक है नेचर में। ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हम ये पता कर सकते हैं। We can do this by making use of universal indicators, which is mixture of several indicators। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जब मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था तब वहाँ पे हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। उसमें एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी था। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। The universal indicator showed different color and different concentration of hydrogen ion in the solution। Universal indicator जो है वो हर एक एसिडिक के लिए फिर हर एक बेसिक के लिए डिफरेंट कलर शो करता है। इसी चैप्टर में हम देखेंगे हर एक एसिड का कैसा कैसा कलर होता है। ज़्यादा एसिडिक है तो उसका कौन सा कलर होगा, उससे थोड़ा जैसे मॉडरेट एसिड है तो कौन सा कलर होगा, बहुत वीक एसिड है तो कौन सा कलर होगा। ठीक है, after a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। लास्ट क्लास में ही हमने लास्ट क्लास में हमने pH scale के बारे में पढ़ा था। In P the pH stands for potenza। पोटेंस एक जर्मन मीनिंग पावर है। पोटेंस का मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस का मतलब होता है यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। On the pH scale we can measure pH generally from 0 यानी कि very acidic to 14 यानी कि very alkaline। हम pH scale पे बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस को और बहुत कम बेसिक या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक जितना भी ले लो सबका हम pH मेजर कर सकते हैं। pH should be thought of simply as number which indicate the acidic or basic nature of solution। Higher the hydronium ion concentration, lower the pH value। जितना ज़्यादा H आयन कंसंट्रेशन होगा pH की वैल्यू उतनी कम होगी। और pH की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप सबको याद हो तो। क्या था pH का फॉर्मूला? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H कंसंट्रेशन। ठीक है, मान लो अगर pH की वैल्यू आ रही है 3, pH की वैल्यू अगर कम है तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर pH की वैल्यू ज्यादा है
तो हमारा जो कैरेक्टर होगा वो बेसिक होगा। ठीक है। द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7. Values less than 7 on the pH scale present in an acidic solution. As the pH value increase from 7 to 14, it represent as increase of OH ion concentration in the solution. यहाँ पे क्या है, अगर हम देखो यहाँ पे pH स्केल दे रखा है, pH स्केल पे जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल है। 7 से कम जैसे ही हम इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एसिडिक कैरेक्टर जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है, और जैसे ही हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिसिटी है, वो डिक्रीज होने लग जाती है। ओके, तो H आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी H आयंस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा बेसिक होगा उसका OH आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, that is increase the strength of the alkali. Generally paper impregnated with a universal indicator is used for measuring pH. Variations of pH with the change in concentration of H and OH ion. यहाँ पे activity 2.1 क्या है? Test the pH value of solution given in the table 2.2. Record your observations with the nature of each substance on the basis of your observation. क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। देखो कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, उसका हमें pH बताना है और अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू और नेचर ऑफ द सब्सटेंस का कलर बताना है। देखो कलर के लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ये कलर दिख जाता है। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो रेड है, फिर धीरे धीरे वो पिंक बोल लो या फिर लाइट रेड बोल लो, फिर येलो, और येलो के शेड कम होते जाएंगे, फिर जो न्यूट्रल होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइट ब्लू, ब्लू, पर्पल, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वो पर्पल होगा, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो रेड कलर का होगा। तो हमें इसमें से बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो हमारे माउथ का सलाइवा है उसका अगर हम पीएच पेपर से देखते हैं तो कलर कैसा आएगा, तब तो न्यूट्रल होगा क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है। खाना खाने के बाद एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, खाना हमने नहीं खाया तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, और इसका जो पीएच होगा वो हमारी बॉडी के पीएच के बराबर होगा, यानी कि 7.2 से लेकर 7.8 के बराबर। और नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है, ये बेसिक रहेगा। वहीं अगर हम सलाइवा आफ्टर मील की बात करें कि खाना खाने के बाद, देखो हम कैसा खाना खा रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है हमारा सलाइवा कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते हैं। जनरल केस में वो एसिडिक कैरेक्टर ही शो करता है, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सलाइवा आफ्टर मील डिपेंड्स ऑन फूड, डिपेंड्स ऑन फूड, ये खाने पे डिपेंड करता है। इसके बाद है लेमन जूस। लेमन जूस हमें पता है एसिडिक होता है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, देखो इसका कलर रेड के बाद आता है ऑरेंज, ऑरेंज या फिर पिंक, हम ये मान सकते हैं। पीएच कितना होगा लेमन का, 2 से 3 के बीच में इसका पीएच हो जाएगा और ये हमारा एसिडिक होगा। ओके, उसके बाद है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। जो ड्रिंक होते हैं, जो कलरलेस ड्रिंक होते हैं वो आते तो एसिडिक में है पर वो ज्यादा एसिडिक नहीं होते। इनका जो पीएच होता है वो अराउंड 5 to 6 में होता है, तो इनका पीएच 5 to 6 में है तो आएगा एसिडिक के अंदर ही। और अगर हम कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो 5 to 6 में कैसा है, येलो से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं येलो टू ग्रीन जा रहा है। जो कैरेट जूस होता है उसका भी पीएच अराउंड 5 to 6 ही होता है, तो ये भी एसिडिक है और इसका भी जो कलर हो जाएगा वो येलो टू ग्रीन हो जाएगा। जो कॉफी है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, 5 के अराउंड इसका पीएच होता है, ये हमारा येलो हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक।
टमेटो जूस, ये भी कैसा है, टमेटो जूस जो होता है वो भी एसिडिक नेचर का होता है। उसका पीएच कितना होता है 4.4, यानी कि ये येलो है और ऑरेंज के बीच का है, तो ऑरेंज से येलो के बीच का रेंज है 4.4 होता है, ये भी एसिडिक है। टैप वाटर क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि वो भी ग्रीन कलर का होगा, pH 7 है और ये न्यूट्रल है। 1 मोलर NaOH एंड 1 मोलर HCl एंड मोलर कंसंट्रेशन, मोलारिटी, ये सारी चीजें पढ़ाई थी क्लास में। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। NaOH है यानी कि बेसिक है, ये पर्पल कलर का होगा, इसका pH कितना होता है 14, क्योंकि NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये हो जाएगा 14, ये है बेसिक। वही 1 मोलर HCl, ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये डार्क रेड है, इसका pH 0 और ये एसिडिक, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद देखो यही सारी चीजें इसमें दिखाई गई है, ये pH स्केल है, 7 हमारा न्यूट्रल है, इससे इधर बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इससे इधर आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH अराउंड 1.2 के आसपास है, तो इसका जो कलर आएगा pH पेपर पे वो रेड कलर का होगा, ठीक है। लेमन जूस 2.2, तो वो भी रेडिश येलो या फिर पिंक हो सकता है। इसके बाद है प्योर वाटर ब्लड, ये 7 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, तो ये ज्यादा बेसिक है, तो इसका pH हो जाएगा 10। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, तो इसका pH कितना है 14 हो जाएगा, ओके। अब यहां से है हमारा the strength of acids and base depends on the number of H ions and OH ions produced, ठीक है, जितना H ions प्रोड्यूस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना OH ions प्रोड्यूस होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। If we talk hydrochloric acid, acetic acid of the same concentration, say 1 molar, and these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H plus ions and said to be the strong acid, and acids that give less H positive ions are said to be a weak acid. Can you now say what weak acids and strong bases are? देखो, जो जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक है, जो जितना कम रिलीज करेगा वो उतना कम एसिडिक है, जो जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक है, और जो जितना कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो उतना वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास 2 एसिड्स दिए हुए हैं, एक है हमारे पास HCl और दूसरा है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। ये हम तभी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, कि कितने H प्लस आयंस ये देंगे जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो, ओके। तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सा है, HCl है, क्योंकि इतना पढ़ाने से पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया था, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। वहां पे क्या बताया था कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे पीएच हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, ये हम देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? ऑफ कोर्स हम पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वेदर चेंज होता है हमारी बॉडीज में भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, हल्के से वेदर चेंज होने से। क्यों? फिर हमारी बॉडी का पीएच भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाएगा, कहीं बेसिक हो जाएगा। जैसे कि हमारा ब्लड है वो बेसिक नेचर का होता है, 7.4 उसका पीएच है, लेकिन जो हमारा माउथ है वो एसिडिक नेचर का है, वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट पीएच है, और नेचर चेंज होने से, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने से इस पीएच पे इफेक्ट पड़ता है।
Our body works within the pH range 7 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. हम सिर्फ pH हल्का सा चेंज हो जाता है तो सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर pH ज्यादा चेंज होता है तब वहां पे हम सर्वाइव करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. When pH of rain water is less than the 5.6, it is called acid rain. जब भी वाटर का जो pH होगा वो 5.6 से कम हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको एसिड रेन. एंड एसिड रेन इज नॉट सुटेबल फॉर अस. ओके, when acid rain flow into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. जब एसिड रेन होगा, बारिश आएगी तो वो हर जगह जाएगा, चाहे लेक्स में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, और वहां पे ऑलरेडी एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं. बट अगर ऐसा पानी वहां पे पहुंच जाए जिसका पीएच बहुत कम है, यानी कि वो एसिडिक कैरेक्टर का है, वो एसिड नेचर का है, तो वो उनकी लाइफ के लिए थ्रेट है. ठीक है, वो उनको हार्म कर सकता है. इसके बाद है एसिड इन अदर प्लांट्स. द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. Do you think life can exist on this planet? देखो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल है. सल्फ्यूरिक एसिड एक रीजन है और रेन एसिड का, एसिड रेन का. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड रीजन है एसिड रेन का. क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री से, जो कार वगैरह से ऐसा धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन निकलता है, वो क्या होता है, उसमें हमारा कार्बोनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे गैस प्रेजेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर से कनेक्ट करके H2SO4 जैसा गैस को प्रोड्यूस करता है. और जब बारिश होती है तो ये गैस उसमें मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड रेन हमें देखने के लिए मिलता है. ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? पीएच क्या होगा हमारे सॉइल का? जनरली बेसिक नेचर का होता है. ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक range for their healthy growth. To find out the pH required a healthy growth of the plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below. Activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. Different places से आपको different soil लेने हैं, उनका टेस्ट करना है, जैसा एक्टिविटी में दिया जाएगा. ओके, जैसा एक्टिविटी में हमें दिया जाएगा उसी तरीके से हमें करना है. और इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर अलग अलग जगह से आप सॉइल लोगे तो उसका अलग अलग पीएच हो सकता है, क्योंकि हर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस की जरूरत होती है. एक्टिविटी 2.12 देखते हैं क्या है. Put 2 grams soil in a test tube and add 5 ml of water in it. Shake the content of the test tube. 2 ग्राम सॉइल लिया है 5 ml ऑफ वाटर में और फिर उसको शेक कर देंगे. Filter the contents and collect the filter in the test tube. Check the pH of this filter with the help of the universal indicator paper. Can you now conclude about the ideal soil pH for the growth of the plants in your region? फिर क्या करेंगे, हमने शेक कर लिया. शेक करने के बाद जो सॉइल है वो वाटर में डिसॉल्व हो चुका वो थोड़ा बहुत. अब उसको क्या करेंगे, हम पीएच पेपर पे ले लेंगे, फिल्टर पेपर पे ले लेंगे उसको, और फिर उस फिल्टर पेपर का हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम उसको चेक करेंगे कि उसका पीएच कितना होगा. ठीक है, डिफरेंट कलर्स देखने के लिए हमको मिलेगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सॉइल का पीएच कितना होगा. लेकिन अगर एसिड रेन आया तो सॉइल का जो पीएच होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और फिर क्या होंगे, प्लांट्स में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. अब है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है. It helps in the digestion of food without harming the stomach. ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, और हमें हार्म भी नहीं करता, बस कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना. During indigestion, the stomach produce too much acid and this cause the pain and irritation. ठीक है, इंडाइजेशन के टाइम पे थोड़ा पेन हो जाता है हमको.
टू गेट rid of this pain people use base called antacids. Antacids क्या होते हैं? जो एसिड के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके ऑपोजिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटासिड्स यानी कि बेस. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. Beginning of the chapter में क्या था कि किसी को एसिडिटी हो गई है तो आप क्या दोगे? इनो दोगे, बेकिंग सोडा था एक, ठीक है, विनेगर था, ये ऑप्शंस थे. तब उसमें क्या देना चाहिए था हमको? लेमन जूस. नहीं, बेकिंग सोडा. बहुत सारे बच्चे लेमन जूस बोलते हैं, ठीक है, लेमन जूस नहीं देते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है. बेकिंग सोडा देना है. ओके, लेमन जूस देंगे हम. These antacids neutralize the excess acids. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच कितना होता है? 10 होता है. यानी कि ये बेसिक नेचर का है. किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम ये दे सकते हैं. एक माइल्ड बेस होता है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस. और ये क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने का काम करता है. अब इसके बाद है pH change as the cause of tooth decay. pH चेंज होने से हमारा टूथ डिके कैसे होता है, हम उसको कैसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ये भी जानेंगे. टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5. यानी कि जैसे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा हमारे माउथ का, हमारे दांत जो है, जो हमारा टूथ है, वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का सॉलिड फॉर्म है. ये इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. ये इतना हार्ड होता है कि हमारे बोन्स जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उससे थोड़ा सा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ही होता है, वीक नहीं होता. It is not dissolved in water but it corrode when the pH of the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by the degradations of the sugar and particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this to clean the mouth after eating food using toothpaste, which harm generally base for cleaning the teeth and to neutralize the excess acids and prevent tooth decay. क्या कह रहे हैं? हम खाना खाते हैं, खाना हमारे दांतों में फंस जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं. जब बैक्टीरियाज वगैरह हमारे टीथ पे आ जाएंगे, वो क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा माउथ है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है. एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा. बट अगर हम चाहें तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? डेली ब्रश करके, ठीक है. अगर हम डेली ब्रश करेंगे तो हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. उसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि हम उन्हें हार्म कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? अपने सेल्फ डिफेंस में वो हमें भी हार्म कर सकते हैं. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? बीज sting leaves and acids which cause pain and irritations. Use of mild base like baking soda on a stung area give relief. Stinging hair of the nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. जैसे प्लांट्स होते हैं उनके जो कांटे चुभ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर जो हनी बी है, लाल चींटी है, वो अगर हमें काट ले तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी का जो एसिड्स है वो हमारे बॉडी में वो अपने एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है. बट इस पेन से रिलीफ लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेस यूज़ कर सकते हैं. वो बेस क्या होगा? बेकिंग सोडा हो सकता है. टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज टूथपेस्ट इज ऑल्सो अ बेसिक, ठीक है, वो बेसिक नेचर का होता है. इसके बाद नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन. ठीक है, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन है? नेटल इज अ हर्बिशियस प्लांट व्हिच ग्रोज इन अ वाइल्ड. इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर व्हिच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हिच टच्ड एक्सीडेंटली. क्या है? एक हमारे पास हर्बिशियस प्लांट है जिसकी ये जो लीव्स होते हैं ये कांटेदार होते हैं, ये हमें चुभ जाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा. ओके. इट इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड. क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन लीव्स में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है. ओके, सिक्रेटेड बाय देम.
A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant, which often growing besides the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dock plant? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें हर्बिशियस प्लांट के जो कांटे हैं वो चुभ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डॉग प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनको ऐसे हम जहाँ पे भी हमें कांटे चुभे वहां पे अगर हम रब करेंगे तो हमें पेन से रिलीफ मिलेगा। तो पूछ रहे कि अब मुझे बताओ कि जो डॉग प्लांट्स है वो कैसे नेचर का होगा। ऑफ कोर्स वो बेसिक नेचर का होगा, क्यों? क्योंकि वो एसिडिक नेचर को कैंसल आउट कर रहा है। सो द नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such thing? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे रेमेडीज हैं, हम बहुत सारे अलग अलग बेसिस यूज कर सकते हैं। ओके, सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। अब कुछ एसिड्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से एसिड्स हैं। जैसे विनेगर, ऑरेंज, टर्मरिन एंड टमेटोज, ये नेचुरल एसिड्स हैं, यानी कि वीक एसिड्स है। और जो एसिड क्या है, विनेगर में हमारा एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड एंड टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे नेचर्स में ग्रो किए जाते हैं, ऑर्गेनिक है सारे के सारे, ठीक है, और उनमें ये सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है सोर मिल्क, सावर मिल्क, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, इवन मिल्क में भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क का टेस्ट होता है बिना शुगर डाले भी वो स्वीट टेस्ट का होता है। उसके पीछे का रीजन है लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आर्म स्टिंग में मिथेनोइक एसिड है, नेटल स्टिंग ये वाले लीफ, इसमें भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं तक किया था हमने लास्ट क्लास में, हमने बुक से भी यहाँ तक रीडिंग कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए हमने इतना रीड कर लिया है, एक बार आप भी खुद से रीड करोगे, जहां पे भी समझ नहीं आएगा वहां पे पूछना है। ओके, बाकी अगर समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।